नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो निसंतान दंपतियों के लिए अलग अलग क्षेत्र में कई नए कार्य करते आ रही है। वो है सीजन टेस्ट बेबी की IVF की स्पेशलिस्ट डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। नमस्कार व्यूअर्स। नमस्कार मैम, हम आपसे आज बहुत सारी बातें करना चाहेंगे और बचपन से जुड़ी कई सारे जो विषय के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन ये है कि बचपन निसंतान आखिरकार होता क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा हूँ और मैं अपने सारे फेसबुक व्यूअर्स को, ग्रैंड न्यूज़ के दर्शकों सभी को अभिनंदन करती हूँ। आप सबों का इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी ऑफ सृजन भिलाई टेस्ट बेबी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। बेसिकली इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी के थ्रू हम अपने दर्शकों को बेसिक चीज़ें, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, किन को ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उसकी जानकारी देते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि बांझपन क्या है और किन को कब ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, देखिए एक आजकल जो इनफर्टिलिटी है डेफिनेटली काफ़ी राइज पे है। रीजंस बहुत सारे हैं, पर नॉर्मली एक कपल जो शादी के बाद नॉर्मली बिना कॉन्ट्रासेप्शन के साथ में रह रहे हैं और एक साल तक वो रेगुलर एक ही छत के नीचे रहते हैं, उनका नॉर्मल रिलेशंस होते हैं, नॉर्मल सेक्स होता है, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो उनको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अब इसमें ये सवाल उठता है कि आजकल लेट मैरिज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी की शादी मान लो 32-35 साल में हो रही है, तो इनको हम इन लोगों को सलाह देते हैं कि आप थोड़ा जल्दी अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि एज के साथ फर्टिलिटी घटती जाती है। तो 35, 32, 34 मरीज़ अगर शादी के 6 महीने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी सलाह करें। मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे कंडीशन में किसे और कब दिखाना चाहिए? देखो आजकल हम लोग ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज हो गया है, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जिनकी उसी के ऊपर मास्टरी होती है। पहले जब हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैं 90s की बात बोल रही, जब हमारा गायनेकोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, तब एक ब्रॉड डिपार्टमेंट होता था गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते थे वही सारे डिपार्टमेंट्स को देखते थे। अभी क्या है, ग्रेजुअली दिस इज स्पेशलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की अलग डिग्री है, उनकी अलग ट्रेनिंग एंड कोर्सेज हैं जो उसी में काम करें। आप देखेंगे मेनोपॉजल के लिए अलग क्लिनिक होती है, मेनोपॉजल के लिए एडोलेसेंट क्लिनिक अलग होता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं तो वी हैव डिवाइडेड द सेगमेंट्स सो दैट कि आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो मैं व्यूअर्स को या अपने पब्लिक को ये सलाह देती हूँ कि आप एक स्पेशली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं दिखाने के लिए, जो कि उसी में काम करते हैं, वो लोग जिनकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, जो बचपन विशेषज्ञ हैं, उनके पास ट्रीटमेंट लेने जाए। मैम, इनफर्टिलिटी सेंटर कैसे होना चाहिए और इसके मानक रूप क्या है? देखो अभी क्या है, ग्रेजुअली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक पेशेंट्स, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ का मानक नहीं रखेंगे, बहुत बार मिसयूज़ भी हो जाती है चीज़ों की। जैसे आप एंकर हैं, मैं एंकर नहीं बन सकती बिकॉज मेरी ट्रेनिंग वैसी नहीं है, मैं अपनी डॉक्टर, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, तो चीज़ें मिसयूज होती है। इसलिए गवर्नमेंट्स ने या बाकी जो प्राइवेट संस्था हैं, जैसे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट की संस्था है ऑल ओवर इंडिया, फॉक्सी, उन्होंने कुछ सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया ट्रेनिंग के लिए। वो आके देखते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मेट से चलती हैं कि नहीं, कितने केसेस होते हैं, डॉक्टर्स कितने ट्रेंड हैं, उनकी काबिलियत कैसी है। तो वो सब देखने के बाद वो लोग उस सर्टिफिकेट को या उस सेंटर को चिन्हित करते हैं। तो जैसे हमारा सृजन भिलाई टेस्ट बेबी सेंटर जो फॉक्सी सर्टिफाइड इनफर्टिलिटी ट्रेनिंग सेंटर से, हम लोग अपकमिंग गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स पास होके आते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। वैसे ही हमारी जो इनफर्टिलिटी की एक और संस्था है, इसका नाम है ISAR, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन। तो जो ये संस्था भी अपने पैरामीटर्स चेक करके एक्रेडिटेशन करती है। आप एक्रेडिटेशन जैसे होता है ना,
आप कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो मानक चेक करते हैं, ये ISO मार्क है, ये ऐसे हॉल मार्क है। वैसे ही हमारी जो कुछ संस्थाएं हैं वो चेक करके उसको सर्टिफाई करती है कि नहीं, यू आर वर्किंग वेल और आपके मानक ठीक है। तो सृजन को लकीली वी आर हैप्पी टू शेयर कि सृजन भी जो है वो ISAR एक्रेडिटेड सेंटर है, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के द्वारा उन्होंने हमारे सेंटर को पूरा स्क्रूटनी किया, चेक किया एंड देन दे एक्रेडिटेड द सेंटर की वो उनके मानक में हम लोग खड़े हैं, हम और हमारी पूरी टीम। और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। लास्ट ईयर जनवरी 2000 एंड अभी इसी साल जनवरी में जो ART की गाइडलाइंस आ गई हैं, जैसे आप देखते होंगे कि नर्सिंग होम्स की गाइडलाइंस है, आपको क्या क्या चाहिए, अल्ट्रासाउंड के मानक से PNDT गाइडलाइंस है। तो वैसे ही अब जो है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो हम लोग लेमन टर्म में बता सकते हैं कि IVF जो ट्रीटमेंट होता है, तो गवर्नमेंट्स ने इसकी एक गाइडलाइन जारी की है, ART रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो, तो इसके लिए अब उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहना चाहिए। तो इनफर्टिलिटी में बेसिकली जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे IY होता है, IVF होता है, ICSI होता है, तो गवर्नमेंट ने इसको 2-3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे लेवल 1 ART क्लिनिक, जहाँ पे सिर्फ IY होता है, लेवल 2 में IVF उसके ऑनवर्ड्स के ट्रीटमेंट होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने ART गाइडलाइंस जारी की है, इसमें लेवल 1 क्लिनिक, लेवल 2 क्लिनिक, ART बैंक्स, ये सब अलग अलग होंगे। ये पूरी रूल्स बन के ये लीगलाइज्ड हो गया है और इसकी जो स्क्रूटनी और जो इंस्पेक्शन वो सारी चीज़ें चालू हो गई हैं। और मैं बहुत ही खुशी के साथ अपने सब पेशेंट्स और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि सृजन विलाई टेस्टिव बेबी सेंटर अब एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेवल 2 एंड सरोगेसी क्लिनिक के दायरे में आ गया है और हमारी संस्था को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है लेवल 2 ART क्लिनिक और सरोगेसी दोनों के लिए। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, आके देखा और फिर हमारे को ये रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। मैम, आजकल जैसे कि बहुत सारे आधुनिक तकनीक आ गए हैं, उसमें से एक है दूरबीन पद्धति। क्या इससे बांझपन का इलाज संभव है? देखिए, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वी जस्ट डिवाइड द थिंग्स, रीजन क्या है, क्या पुरुष में कोई कमी है, उनके शुक्राणु कुछ कमज़ोर हैं, या फीमेल्स में अंडे कम बन रहे हैं, या उनकी एज है। और एक फैक्टर होता है कि कहीं कोई सिस्ट है, कहीं कोई गांठ है, या उनकी नली बंद है। तो अगर ऐसा मरीज जिनके कुछ नली में रुकावट है, ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉक हम लोग बोलते हैं, या जिनके आप कह दो कि ओवरी में कोई बड़ा सिस्ट बन गया है, या जिनकी गांठ है जिसकी वजह से बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी नहीं आ रही, वो गांठ बच्चेदानी के अंदर प्रोट्रूड कर रहा, तो ऐसे मरीज की लैप्रोस्कोपी से ही ट्रीटमेंट होता है। दूरबीन पद्धति के थ्रू हम लोग ट्यूब्स के खोलने की कोशिश करते हैं, या वो गांठ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओवेरियन सिस्ट है कोई बड़ा जो कि बार बार बन जा रहा है और उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही। इंडोमेट्रोटिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दूरबीन इनफर्टिलिटी या बांझपन में एक बहुत ही सहायक पद्धति के रूप में उभर के आया है। बहुत बार IVF में भी जहाँ हमारे को अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि उनकी कैविटी, बच्चेदानी जहाँ पे हम लोग भ्रूण इम्प्लांट करते हैं वो कैसा है, तो हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। कभी कभी आप सुने होंगे या आप देखे होंगे कि उनकी बच्चेदानी में डबल परत बनी हुई है, या झिल्ली जो है उनके बीच से थोड़ी सी सेप्टम है, कोई पॉलिप है, तो हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसको रिमूव करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करके बहुत बार अपने नली खोल दी और पेशेंट कंसीव कर जाता है। कितने प्रतिशत चांस है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है? देखो, यही मैं अपने पेशेंट्स को भी बताना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि जो ये सारी चीज़ें डेवलप होके लास्ट 20, 25, 30 ईयर्स में काफ़ी प्रिवेलेंट हो गया है। अब फर्स्ट IVF बेबी का जन्म तो 1970 में हुआ था, पर ये चीज़ें जो अभी इंडिया में है बाकी 30-35 ईयर से फ्लरिशिंग है। अब B ग्रेड सिटी जैसे मैं भिलाई में हूँ तो 20-25-30 ईयर से चीज़ें चल रही हैं। तो धीरे धीरे बट वी हैव नॉट रीच्ड
मेरी ट्रेनिंग तो लंदन से हुई, यूके से। वहाँ भी उस समय जब मैं 2009 में थी तो मतलब उस समय वहाँ की IVF के उनके रिजल्ट्स 24 से 26% थे, IVI के 9% थे। तो हम लोगों ने आज तक भगवान 100% कभी नहीं पहुँचे। तो परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक मानक नहीं होता कि इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। रिजल्ट का मतलब है इनकी प्रेगनेंसी कितनी % चांसेस है। नॉर्मली कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका ये होता है कि नहीं मेरे को प्रेगनेंसी चाहिए, तक कितने चांसेस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम लोग एक फर्टिलिटी इंडेक्स स्कोर निकालते हैं। पेशेंट की एज कितनी है, उसके अंडे कैसे हैं, प्रीवियस ट्रीटमेंट कैसा है, उसकी प्रीवियसली कितना ट्रीटमेंट हुआ है। सपोज एक 32 साल का मरीज या 35 साल का मरीज जिसकी शादी अभी 6 महीने हुई है और वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आ रहा है, और एक 26 साल की मरीज जिसकी शादी को 7 साल हो गए और काफ़ी ट्रीटमेंट हो गए, वो मेरे पास आ रहा है। तो जो जिसका ट्रीटमेंट कम है, टाइम हुआ है, वो उसको शायद रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे। और वैसे ही एज एक बड़ा मानक होता है आपकी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अंडाणु की गुणवत्ता कम होती जाती है। तो सिंगल एक पैरामीटर्स देख के हम नहीं बता सकते आपको कि नहीं। तो इसीलिए हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों आए, दोनों को बैठ के उनकी पूरी काउंसलिंग होती है, हस्बैंड की एक बार, वाइफ की, फिर कलेक्टिव काउंसलिंग होती है। बहुत बार उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पता ही नहीं होता। तो उसके बाद ही हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्या एग्स में प्रॉब्लम है, क्या स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, क्या ट्यूब की प्रॉब्लम है, सिस्ट है, एडिशंस है, क्या लैप्रोस्कोपी बेस्ट आंसर होगा, या नॉर्मल छोटा मोटा ट्रीटमेंट करने से प्रेगनेंसी आ जाएगी। आपको एक बात बताऊं, जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें से 25 से 30% मरीज को ही IVF की ज़रूरत होती है। हर मरीज जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक या वाचमन क्लिनिक में आता है उनको IVF की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बात उनको पता ही नहीं होता ये कब साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी होगी। बहुत बार छोटी मोटी दवाइयों से इलाज हो जाता है। एक क्या एक मिथ से एक फियर है लोगों को कि नहीं हम IVF क्लिनिक में जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी उनके दिमाग में चीज़ें हैं कि नहीं अपना बच्चा पहले था, अब तो खैर काफ़ी चीज़ें कम हो गई कि नहीं वहाँ पे जो है अपना बच्चा नहीं रहता है, ऐसी चीज़ें। देखो यहाँ पे हर चीज़ें जो हैं लीगलाइज, इसीलिए गवर्नमेंट ने लीगलाइज्ड किया है। और बिना आपके, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपका एक फर्टिलिटी स्कोर, अगर कोई कमी है आपके में, वी इन्फॉर्म द पेशेंट कि देखो तुम्हारे एग्स की प्रॉब्लम हो सकती है या स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, इसका क्या ऑप्शन है। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड कंसेंट पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को एक्सप्लेन करना, काउंसलिंग, हम लोग अब 90% पेशेंट की वीडियो काउंसलिंग करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इसको देखिए, पढ़िए और सुनिए और समझिए, देन रिवर्ट बैक टू अस। बहुत बार जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो पेशेंट को बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ सकती फर्स्ट रीडिंग में, तो उनकी एक वीडियो काउंसलिंग करके आप इस चीज़ को दोबारा घर में पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा एंड देन रिवर्ट बैक। उससे क्या होता है पेशेंट को एटलीस्ट ये चीज़ें, एक चीज़ क्लियर होती है कि डॉक्टर 100% नहीं कर सकता, खासकर इस डिपार्टमेंट, इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट में 100% आउटकम नहीं हो सकता। आपकी जो कमियां हैं उसको भरपाई करते हैं। स्पर्म्स थोड़े मोटिलिटी कम है, ठीक है, एक्सी करेंगे। एक्स की क्वालिटी थोड़ी, नंबर्स कम है, IVF में इंजेक्शन लगा के एक्स को स्क्वीज करते हैं। तो उस हिसाब से हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं और फिर मरीज को बताते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं। सेम फॉर लैप्रोस्कोपी ऑल्सो। मैम ये मेरा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुषों में बांझपन क्या होता है, ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है। देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बनते जा रहे हैं और डेफिनेटली नंबर्स हैं तभी क्लिनिक्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी राइज पे है। क्यों राइज पे है? लेट मैरिज, लेट नाइट, वो व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल, लाइफ स्टाइल चेंज, अल्कोहल, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, इन सब चीज़ों से क्या है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, जो हम बेसिक से हट के काम कर रहे हैं, शायद हम मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज भी हो रहे हैं, नया डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, नई चीज़ें भी हो रही, पर बहुत सारी अच्छी चीज़ों में 10%, जैसे हम गोली खाते हैं तो आप देखते हैं उस पर लिखा होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हमारे
आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट की थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सब इंसान को अच्छा करना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है, उससे क्या हो रहा है, लेट मैरिजेस, अभी पोस्टपोनमेंट ऑफ चाइल्ड बर्थ, पुरुष में भी वही चीज़ें हैं, अल्कोहल, स्मोक, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों की वजह से स्पर्म्स की क्वालिटी डिटोरेट होती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, स्पर्म्स क्वालिटी कम हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है, जब अगर क्वालिटी स्पर्म्स की पुअर होगी तो फर्टिलाइजेशन पुअर होगा, डीएनए फर्मेंटेशन गड़बड़ हो जाती है, तो इस वजह से शुक्राणु की गुणवत्ता कम हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं 10 to 15% अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊंगी जो कि जेनेटिकली होती है, लेकिन बाकी रेस्ट जो है वो मैन मेड है। हम लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और बाकी चीज़ों से इतने ग्रस्त हो गए कि हम उस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाते। अब उसका एक ये भी उपाय है कि थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। और अगर आपको पता है कि मेरे स्पर्म, सपोज कोई डायबिटिक है, आप देखोगे डायबिटीज़ कितना कॉमन होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, उसका स्पर्म्स पे बहुत खराब असर है। सेम अंडे पे भी। तो अगर आपको पता है कि आप प्री डायबिटिक हो या आपकी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल है, डेफिनेटली एक स्पर्म चेक करा लें। नॉट ए कॉस्टली अफेयर, बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि स्पर्म्स की क्वालिटी आपकी थोड़ी डिटोरिएट हो रही है या नॉर्मल से थोड़ी कम है, तो स्पर्म फ्रीजिंग की फैसिलिटीज़ है। आप अभी शादी नहीं कर पाए हो या शादी कर पाए हो तो बेबी प्लान नहीं कर पा रहे, आप डायबिटिक हो या आप स्मोकर हो, आप सिगरेट आपसे छूट नहीं रही और उसका आपके स्पर्म्स पे खराब असर पड़ रहा, तो ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि समय रहते आप अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा दें। तो एटलीस्ट उस स्टेज में आपका स्पर्म्स फ्रीज हो जाएगा। व्हेन यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, आप उस स्पर्म्स को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि एटलीस्ट क्वालिटी, लाइफस्टाइल इंप्रूव तो करना ही है, पर आप किसी स्मोकर्स को बोलो या किसी ये आईटी वालों को बोलो कि भाई तुम कंप्यूटर छोड़ दो और स्ट्रेस करना छोड़ दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर देम। तो आप अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा लें तो उनकी जो जिस और डिटोरेशन से पहले वो फ्रीज हो जाएंगे। और इसी स्टेज में रहते आप जब भी यूज़ करना चाहो उसको दोबारा हम लोग थॉ करते हैं। फ्रीजिंग जो होती है वो -165 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन पे होती है और जब तक हम चाहें तब तक उसको स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब वो प्लान करते हैं तब वो कर सकते हैं। मैम, कई सारे जो पुरुष रहते हैं वो शर्माते हैं इस विषय में बात करने में और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? नहीं देखो, आज मेरे को ऐसा लगता है, बट आई फील कि आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। दे आर स्मार्ट बिकॉज वो पता नहीं somehow I feel कि दे आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। उनको जॉब भी बैलेंस करते हैं, वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स भी, आइदर मैरिड हो या अनमैरिड हो। और तो शायद मैं डिफर करूँगी आपकी, वो शर्माते नहीं है, अवेयरनेस शायद नहीं है। अगर वो अवेयर हो तो वो आ जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके अंदर जागरूकता नहीं है। अगर वो इस चीज़ को समझते हैं तो आज की जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस वेरी गुड। एक तो कोविड के बाद सब लोग स्मार्ट हो गए, पर ये जनरेशन जो अभी आजकल जो फ्लॉरिशिंग 22-24 साल 26 के जो बच्चे हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं। उनको सब चीज़ एक साथ चाहिए और वो मैनेज भी करते हैं। पर ये अगर उनको ये पता हो कि नहीं, ये स्पर्म्स फ्रीजिंग की भी टेक्निक है, क्योंकि ये 30 के पहले शादी करने वाले होते नहीं और फैमिली तो कभी करना नहीं इनको इनिशियली। अभी अगर आप 24, 26, 28 के जनरेशन को पूछोगे तो बोले ये क्या बात कर रहे हो। पर ये बच्चे स्ट्रेस रहते हैं, इनको जल्दी पैसे भी चाहिए, इनको काम भी चाहिए, इनको घूमना भी है। तो व्हाट आई फील कि यू कैन फ्रीज योर स्पर्म्स जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है आप बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, शादी के लिए, तो फ्रीज कर सकते हैं। तो जागरूकता बड़ी जरूरी है। एंड सेम मैटर्स फॉर द फीमेल आल्सो, लड़कियों के लिए भी, क्योंकि लड़कियों के जो फीमेल्स की फर्टिलिटी होती है दैट स्टार्ट डिटोरेटिंग आफ्टर 35, मेल्स की तो फिर भी 45 तक अगर वो स्पर्म्स अच्छे हैं तो चलेंगे, पर फीमेल्स की 35 के बाद डिटोरेट करती है। तो सेम थिंग दे कैन फ्रीज देयर एग्स आल्सो। और लड़कियां भी अपने अंडे को फ्रीज करा सकती हैं अगर वो 30 अप्रोच कर चुकी हैं और उनको भी शादी की कोई प्लानिंग नहीं है, उनको लगता है मेरे को अभी जॉब करना है या मेरे को लड़का ही ढंग का नहीं मिला, तो वो एग्स को फ्रीज कर सकती हैं। और फ्यूचरली जब 35 के बाद जब भी उनको आगे फ्यूचर में प्लानिंग है मैरिज की
या बच्ची की, तो वो इसको यूज़ कर सकती है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ दी। थैंक यू सो मच। नहीं, ग्रैंड न्यूज़ सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी के लिए। और हमारे सृजन भिलाई टेस्ट टीवी सेंटर जो कि भिलाई में, आप कभी भी वेबसाइट्स कभी यहाँ आके मिल सकते हैं और कोई भी अपनी चीज़ों को आप पोस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ग्रैंड न्यूज़ का और व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ग्रैंड न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।